नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। घर्षण का हमारा आजकल टॉपिक चल रहा है और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है तरल घर्षण की। ये तरल घर्षण क्या होता है? चलिए बुक खोलते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, तरल घर्षण को समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जब वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, बहुत ही हल्की होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जल तथा अन्य द्रव भी जो इन पर जो गति करने वाले वस्तु होते हैं उन पर भी वो घर्षण बल लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। तो ये जो तरल हम घर्षण की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम इसमें वायु और जल दोनों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों फ्लो करते हैं और ये भी जो सरफेस होते हैं ये भी एक घर्षण लगाते हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि तो जो हम ये कह सकते हैं कि जो एक जो वस्तु जब किसी एक तरल सरफेस पर है तो उस पर भी एक घर्षण लगता है। तो तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम कर्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो कर्षण का जब अगर आपको वर्ड मिल रहा है तो आप इसको ये समझ लीजिए कि हम वही बात कह रहे हैं कि ये जो तरल जो घर्षण लग रहा है उसका ही अर्थ है। ये आपका कर्षण। तो कर्षण सुन के आप एकदम ये समझ लीजिएगा कि हम कोई या तो वाटर सरफेस की बात कर रहे हैं या हम उसकी हवा के सरफेस की बात कर रहे हैं। तो किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट यहाँ पे एक इसको मैं आपको अपने उसमें समझाती हूँ कि जब एक कोई वस्तु किसी तरल पर एक जब मूव कर रही होती है तो उस पर एक उस पर भी एक जो है जो वस्तु है उस पर भी एक घर्षण बल लगता है। और ये जो घर्षण बल लगता है वो वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार का वो तरल पदार्थ है और वस्तु की आकृति क्या है। तो ये याद आप मार्क कर लीजिए, घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम जो आगे देखते हैं इससे हमें एक चीज ये क्लियर हो जाती है कि जब वस्तुएं किसी तरल में जब वो गति करती हैं तो तरल में जब गति कर रही हैं तो इसका अर्थ है उनको वो जो घर्षण बल लग रहा है उससे उनको पार पाना होता है, क्योंकि अगर वो उससे घर्षण बल से को पार नहीं पाएंगी तब वो गति नहीं कर पाएंगी। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब उससे उनको पार पाना होता है तो उनका जो ऊर्जा का भी क्षय होता है। तो अतः हम लोग क्योंकि हर जगह हमारा मेन एम ये रहता है कि ऊर्जा का क्षय कम हो, हम ऊर्जा को एक कंजर्व कर पाए, तो इसलिए हम करते हैं कि घर्षण को कम से कम करने के हम प्रयास करते हैं। तो इसलिए क्या होता है जो वस्तुएं जो तरल पे एक गति करती हैं उनको हम एक विशिष्ट आकृति देते हैं। अब ये जो विशिष्ट आकृति देने का जो एक आया क्योंकि ये हमारे हर जगह साइंटिस्ट लोगों ने ही काम करा है कि हमारे चाहे एरोप्लेन बनाए हैं, रेलगाड़ियां बनाई हैं, हमारे पानी के जहाज बनाए हैं, हवा में उड़ने वाले जहाज बनाए हैं, गाड़ियां बनाई हैं, सब जगह साइंटिस्ट लोग काम करते हैं। तो उन्होंने देखा कि तरल में किस प्रकार हम ऐसी शेप दें कि उस पर घर्षण बल कम लगे। तो उन्होंने जो आपके जो एक वाटर एनिमल्स होते हैं उनकी शेप को कंसिडर करा, क्योंकि इसका अर्थ है कि जब वो आराम से पानी में अपने विचर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो जो घर्षण बल है उनका बॉडी इस टाइप का है कि वो जो घर्षण बल तरल सरफेस से लग रहा है वो उन पर उसका कम इफेक्ट हो। तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारा जो बोट होते हैं, शिप होते हैं, उनकी पर्टिकुलर शेप होती है जैसे एक मछली की शेप होती है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या करा कि जैसे आपके और हमने देखा तरल घर्षण में हम हवा में भी जो चल रहे हैं
वो भी हम तरल घर्षण को हवा का से घर्षण उनको मिल रहा है। तो उन्होंने जो हवा में उड़ने वाले हैं, तो जैसे आप प्लेन की शेप देखेंगे तो जैसे कोई पक्षी उड़ता है ऐसी शेप दी गई है। और ऐसी शिप का आप बोट का देखेंगे तो जैसे कोई मछली है। तो इस प्रकार, क्योंकि शेप भी एक डिपेंड करती है घर्षण उसको अपोज करने के लिए, तो जो हमारे चाहे हवा में उड़ने वाले जहाज हो या पानी में चलने वाले जहाज हो, उनको उसी के अकॉर्डिंग उनकी शेप दी गई है। तो यहाँ पे यही है कि उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण को पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। इसलिए देखिए कि जो पक्षी हैं तो हम ये नहीं देखते कि उड़ उड़ के उनके विंग्स बेकार हो गए हैं, है ना। जो मछलियां हैं वो जो उनका जितना जीवन रहता है उसमें वो आसानी से चलती हैं। तो इसका अर्थ है कि ऐसा घर्षण से उनमें एनर्जी ऐसी क्रिएट नहीं हो रही है जिससे उनके बॉडी को डैमेज हो रहा हो। तो इसलिए जो हमारे जहाज है उनको भी उसी प्रकार की आकृति दी गई है। तो यहाँ पे देखिए वही कहा है कि सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। तो ठीक है, तो ये आपका आज ये चैप्टर भी पूरा हो गया और इसमें देखिए कि हमने घर्षण के बारे में एक खूब अच्छी जानकारी ले ली है। तो हम सेशन एंड करने से पहले आज के नोट्स दिखाते हैं। तो बच्चों, तरल घर्षण, जब कोई ठोस वस्तु तरल में गति करती है तब तरल इन पर गति करने वाले वस्तु ठोस पर घर्षण लगाते हैं। इस प्रकार के घर्षण को तरल घर्षण कहते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। तो कर्षण याद रखिएगा कि ये आपके या तो आपके किसी द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण है या वायु के द्वारा लगाया गया घर्षण है। तरल घर्षण किन अवस्थाओं पर निर्भर है? उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, वस्तु की आकृति पे निर्भर करता है और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो किसी ठोस पर लगने वाला घर्षण बल जो आपकी जो गति है उसके सापेक्ष उस पर निर्भर करता है, जो वस्तु की आकृति है उस पर निर्भर करता है और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न में जरूर पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ऐसे आपके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे कि आपको शेप दे दी है और आपसे पूछेंगे किस पे लगेगा अधिक घर्षण या किस पे कम लगेगा। तो आप यही थ्योरी अपने दिमाग में जब लगाएंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं तो इस वाले ऐसे क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट्स बहुत काम में आते हैं। तो बच्चों, आज आपका चैप्टर पूरा हो गया। तो जैसा आप जानते हैं इसके बाद का सेशन प्रश्न और उत्तर का होगा। मिलते हैं प्रश्न और उत्तर के साथ। कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।